नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओपन यूपीएससी यूट्यूब चैनल पर। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपडेटेड मटेरियल का नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका आईटी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। तो हम सभी जानते हैं अभी रिसेंटली ट्विटर को लेके कई बार गवर्नमेंट की बहस हुई और कई बार उनके अकाउंट्स को लेके बात हुई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि भारत सरकार ने एक बात को ये देखा कि जो हमारी ये जो कंपनीज है, कंपनी इतनी बड़ी है कि ये हमारी बात को पूरी तरह से या हमारे डेटा को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए सक्षम है या नहीं है, और साथ ही साथ कोई यदि हिंसा भड़काने वाला यदि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको रोकने में कितनी सक्षम हो रही हैं, उनको लेके कुछ उसने रूल्स निकाले। और ये रूल्स किसके तहत निकाले? वो निकाले अपने आईटी एक्ट की धारा 87(2) के तहत। उसके अधिकारों का उपयोग करते साथ केंद्र सरकार ने एक नियमावली शुरू की, और जो ये रूल्स निकाले आपके 2021 को लाया गया किसके जगह? 2011 की जगह। ये आपके जो नए नियम आए, इन नियमों में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेनली जो आपके नियम आए थे ये आपके आए थे सोशल मीडिया के लिए, लेकिन बाद में इसको और भी ज़्यादा इसको डिस्क्राइब किया गया ताकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो सकें। अब देखिए इन रूल्स में क्या हुआ है, यह नियमों में शामिल महत्वपूर्ण परिभाषाओं से संबंधित है। पहली बात याद रखना, इसमें 3 भाग हैं, जिसमें पहला भाग उन परिभाषाओं को शामिल करता है। दूसरा भाग क्या करता है कि सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के रेगुलेशन से संबंधित है, जो कि आपके आईटी, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसको क्या करती है? रेगुलेट करेगी। फिर क्या है इसमें तीसरे भाग में आपके डिजिटल मीडिया ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, जैसे कि ओवर द टॉप क्या होते हैं, जैसे आपके अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, जहाँ पे जाके आप सीधे अपनी पिक्चर देख सकते हैं, हॉट स्टार। उसी तरह आपका ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये सब चीज़ें। और इसको किस किस को सूचना और प्रशासन मंत्रालय के द्वारा क्या किया जा रहा है? प्रशासित किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने देखा कि 3 भाग देखने को मिले, जिसमें एक परिभाषा है, दूसरे में सोशल मीडिया जिसका रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करेगी, और तीसरा पॉइंट है आपका ये, जिसमें से आपके कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनका क्या करेगी आपकी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उसको क्या करेगा? प्रशासित करेगा। तो सबसे पहले आपके जो दिशा निर्देश आए वो क्या है? सबसे पहले हम ये देखते हैं, वो है आपका सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के लिए कुछ आपके दिशा निर्देश जारी किए गए। पहली बात यह है कि मध्यवर्ती इकाइयाँ क्या करेंगे कि आपके जितने भी समय रहते साथ पूरी तत्परता के साथ उनका क्या करेंगी? अनुपालन करेंगी। क्या करेंगी? पूरी तरीके से अनुपालन करेंगी, कि जैसे कि आपको 180 दिन की अवधि के लिए आपकी उपयोगकर्ता की जानकारी को बनाए रखना है। यदि किसी प्रकार की साइबर अटैक होता भी है तो या साइबर सुरक्षा के तहत भी यदि कोई व्यक्ति कौन था, कैसे था, तो उसकी आपको जानकारी बनाए रखना है, ठीक है। और प्लस इनके ऊपर यदि आप ऐसा करने में असफल हो जाते हैं, यदि आप ऐसी बात नहीं करते, तो जो आपके सेफ हार्बर जिसको कहा जाता है आपका सुरक्षित व्यापारिक शर्त है, प्लीज याद रखना सेफ हार्बर क्या है, ये आपकी सुरक्षित व्यापारिक शर्तें हैं जिनको आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत क्या रखा गया? परिभाषित किया गया है। सेफ हार्बर का मतलब कुल मिला के ये होता है कि जैसे कि कोई आपका प्लेटफॉर्म है, आप जैसे किसी प्लेटफॉर्म के मालिक हैं, ठीक है, फेसबुक वगैरह के सॉरी, यदि आप उसके मालिक हैं तो क्या आ जाता है, इसमें बहुत सारे यूजर्स जुड़े हैं। सपोज इस यूजर ने कोई गलत पोस्ट शेयर की जिससे हिंसा फैल सकती है, तो उस जगह क्या हो जाता है कि आपको कुछ सुरक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है बच्चों? सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि कंपनी की तो गलती नहीं है, गलती तो उस यूजर की थी, उसको कुछ सुरक्षा स्वतंत्रता दी, उसने उसका क्या किया? गलत उपयोग किया। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये होता है आपका सेफ हार्बर। लेकिन यदि ऐसा प्रोटेक्शन मिलना बंद हो जाएगा यदि आप हमारी बात को नहीं मानेंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने लिखा कि आपको क्या करना होगा कि शिकायत निवारण तंत्र, जो भी आपकी शिकायतें आ रही हैं उनका क्या करना होगा? अपने एक अधिकारी को नियुक्त करना होगा ताकि उन शिकायतों को ख़त्म किया जा सके, और 15 दिनों के भीतर इसको क्या करना होगा? ख़त्म करना होगा इसी शिकायत को, ठीक है। और 24 घंटे के अंदर उस शिकायत को स्वीकार भी करना होगा। आप उससे पहले क्या करोगे? आप क्या करोगे? 24 घंटे के अंदर क्या करोगे बच्चों कि 24 घंटे के अंदर आप उस शिकायत को स्वीकार करोगे और 15 दिन के अंदर उस शिकायत को सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे आपके तीसरी बात लिखी गई, जैसे आपकी गरिमा वाले जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, ठीक है, उनके निजी हिस्से या छेड़खानी करने वाली जो छवियां वाले जो आपके इमेजेस होते हैं, उन इमेजेस को जो प्रकट करते हैं उनको आपको निष्क्रिय करना होगा, उनको आपको हटाना होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया है कि इसमें क्या किया है, इसमें 2 चीज़ों को बांटा गया है।
पहले आपके सोशल मीडिया मध्यवर्ती हैं, दूसरे आपके महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती हैं। मतलब जैसे कि आपका फेसबुक, ये आपके वो लोग होंगे जिनके 50 लाख से ज़्यादा जिनके यूज़र हैं। जैसे आपका फेसबुक, ठीक है, व्हाट्सएप, जिनके 50 लाख से ज़्यादा यूज़र होते हैं उनको आपके महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती रखा गया, ताकि आपके जो नियम होंगे इनके लिए क्या होंगे, बहुत ज़्यादा टाइट होंगे, इनके लिए नियम हल्के होंगे, ताकि ये अपने आप को ग्रोथ कर सकें। मतलब उनका जो इनोवेशन है ना, नवाचार है, वो क्या कर सके, बढ़ सके। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, वो आता है आपका SSMI। मतलब इसका मतलब ये हो गया, जो आपका स्पेशल, जो आपके सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स हैं, जो बोला नहीं था महत्वपूर्ण, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा कि उनके साथ भी जो आपके महत्वपूर्ण जो सोशल मीडिया वाले साइट हैं उनके लिए भी जो आपके नियम रखे गए हैं, वो उसमें पहली बात रखी गई है, 1 मिनट ओनली, इसको मैं ऊपर कर दूँ स्लाइड, या वैसे ये कुछ नहीं पूछने वाले, पूरा आर्टिकल में कुछ नहीं आने वाला, परेशान मत होइए, केवल टाइम पास है ये आर्टिकल, और कुछ नहीं है। पहली बात आपको रखनी होगी कि इसमें जो महत्वपूर्ण सोशल मीडिया वाले हैं उसमें मुख्य अनुपालन अधिकारी होगा, जो कि अनुपालन सुनिश्चित करवाएगा। दूसरा क्या होगा, एक नोडल व्यक्ति होगा, जो कि आपका 24/7 आपकी जो आपकी कानूनी एजेंसी होती है उनके लिए क्या करेगा, तैयार रहेगा। फिर क्या होगा, जो आपकी शिकायत निवारण के निष्पादन के लिए एक रेजिडेंट आपका शिकायत अधिकारी भी रखा जाएगा, ठीक है, और उसका निवास क्या होना चाहिए, भारत में होना चाहिए, ठीक है, वो भारत का निवासी होना चाहिए। SSAMI मतलब जो आपकी इससे स्पेशल सोशल मीडिया इंटरमीडिएटर्स हैं, उनको क्या होने होगा कि उसको हर महीने की अपनी रिपोर्ट भी निकालनी होगी कि इतनी आपने शिकायतें ली, कितनी आपने ख़त्म की, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपकी पहली बार सूचना जारी करने वाले की पहचान, जैसे आपके प्राथमिक रूप से संदेश के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे जितने भी आपके सोशल मीडिया स्पेशल सोशल मीडिया वाले हैं, उनको क्या करना होगा कि पहली बार जारी करने वाले की आपकी पहचान की जाएगी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या होगा कि आपका मुख्य, आप जैसे कि आपके भारत की संप्रभुता, अखंडता, पड़ोसी देशों के साथ मित्रता, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, यौन अपराधों, ये सब चीज़ें, इन सब टॉपिक्स को क्या करेगा, वो कवर करेगा, ठीक है। और ये इसी के साथ साथ ये अपनी वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप दोनों पे क्या करेगा, अपने वास्तविक संपर्क को भी बताएगा। यहाँ पर आपको जो IT टेक्नोलॉजी बेस्ड आपके अपने आप को सक्रिय रखना होगा, ताकि आपको जो भी बाल लैंगिक हो गए, बलात्कार हो गए, उससे संबंधित जितने भी आपके कृत्य हैं उनको क्या करना होगा, आपको ख़त्म करना होगा अपनी टेक्नोलॉजी बेस, मतलब अपने आप को ग्रोथ में भी लाना होगा। साथ ही साथ आपको सत्यापन का स्वैच्छिक तंत्र, मतलब स्वैच्छिक तंत्र का मतलब होता है उपयोगकर्ता के सत्यापन का स्वैच्छिक तंत्र। इसका मतलब ये होता है कि जो स्वैच्छिक रूप से अपने खातों का सत्यापन कराने के जो इच्छुक उपयोगकर्ता हैं, कुछ उपयोगकर्ता चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है, यदि आप लोग देखना चाहते हैं कि हम ही यूज कर रहे हैं या फिर दूसरा यूज कर रहा, तो हम आपको क्या करना होगा, उन उपयोगकर्ताओं के लिए ऐसी व्यवस्था करनी होगी ताकि वो सबके बीच में अपने आप को प्रेजेंट कर सके। और उपयोगकर्ता को सुनवाई का अधिकार भी होगा, ठीक है। यदि उनके अनुसार यदि किसी जानकारी को हटा दिया गया या फिर उनकी किसी भी जानकारी को निष्क्रिय कर दिया गया है, तो इससे क्या होगा, उपयोगकर्ता यदि चाहे तो अपनी बात को यदि रखते हैं तो उसकी सुनवाई का क्या होगा, उन्हें अवसर भी दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी यूजर का यदि उसने कोई पोस्ट शेयर किया और आपने उसको डिलीट कर दिया तो ये गलत होगा। आपको उसकी सुनवाई का क्या होना होगा, आपको उसका टाइम देना होगा कि हाँ आपको अनुमति दे दी जाएगी। फिर होगा कि गैर कानूनी सूचना को हटाना होगा। मतलब कुल मिला के यदि आप देखना चाहें कि ऐसी सूचना जो कि आपके प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको आपको हटाना आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि इस नियमावली में कुछ इनकी परिभाषाएं भी शामिल हुई हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं शामिल हुई हैं, जरा इस बात को समझिए। पहले जैसे आपका हुआ कि डिजिटल मीडिया से आशय क्या है, ठीक है, डिजिटल मीडिया को शामिल किया गया। डिजिटल मीडिया का मतलब ये हुआ जो आपके इंटरनेट और कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित है, ठीक है, जहाँ पे चीज़ें ट्रांसमिट होती है, स्टोर की जाती है, ठीक है, उनको परफॉर्म किया जाता है, ये सब चीज़ें उसमें क्या होंगी, डिजिटल मीडिया में शामिल होंगी। इसमें आपके मध्यस्थ भी शामिल होंगे जो कि इसको प्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस उनके प्रकाशक भी शामिल होंगे, ऑनलाइन क्यूरेट, कंटेंट राइटर, ठीक है, ये सब क्या होंगे, ये सब शामिल होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पर आपका एक टर्म यूज किया गया, वो टर्म यूज किया गया है यहाँ समाचार और समसामयिकी, मतलब जो करंट अफेयर चल रहा है, से आशय क्या होता है कि उन घटनाओं से है कि जो आपके वर्तमान समय में जो चल रही होती है ना, उनको क्या किया गया, शामिल किया गया है, ठीक है, उनको क्या किया गया, डिफाइन किया गया। उसी तरह आपके जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी हैं उनको भी क्या किया गया, परिभाषित किया गया है, ठीक है, जो अपने आप जो एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग आके अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, ऑनलाइन संपर्क स्थापित करते हैं और चीज़ों को शेयर करते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि कुछ परिभाषाओं को इन्होंने क्या किया, शामिल किया और उन परिभाषाओं को क्या किया, डिफाइन किया।
एक टर्म यूज किया जाता था आपका जो आपका सिग्निफिकेंट, सॉरी मैंने वहाँ पे स्पेशली बोल दिया था, माफ़ कीजिएगा, उस समय हो सकता है टंग ऑफ स्लिप है। SSIMI का मतलब है आपका सिग्निफिकेंट, आपका सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरी। इसमें आपके वो आपके प्लेटफॉर्म आते हैं जहाँ पे 50 लाख से ज़्यादा आपके पंजीकरण करने वाले उपयोगकर्ता शामिल होते हैं। अब एक टर्म आ जाता है ऑनलाइन क्यूरेटेड, आपका जो कंटेंट है उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो जाता है जो आपके समाचार या जो आपके समसामयिक कंटेंट के अलावा, ठीक है, ऐसे आपके ऑडियो विजुअल कंटेंट से है जिनको मांग पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है, वो सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। फिर आ जाते हैं इसमें आपके प्रकाशकों को भी शामिल किया गया है, ठीक है। और लेकिन इसमें याद रखना कि इसमें जो आपके समाचार पत्र या समाचार पत्र की ई पेपर प्रतिकृति और कोई भी ऐसा व्यक्ति या उपयोगकर्ता शामिल नहीं होगा जो व्यवस्थित व्यवसाय और पेशेवर या व्यवसाय गतिविधियों हेतु कंटेंट को प्रसारित नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब जो प्रसारित करने वाले लोग हैं उन्हीं को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इनमें बहुत सारी डेफिनेशंस को रखा गया है जिसको आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यदि इसमें से यदि कोई भी आपके कुछ क्वेश्चंस बनते भी हैं तो आप हमारे साथ टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा रखिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं कि हो सकता है एक दो डेफिनेशन पूछने की ऑनलाइन क्यूरेट कंटेंट का आशय इसका मतलब क्या रखा गया है, या फिर जो आपकी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया आपकी जो इंटरमीडिएटरी हैं ये कौन कौन है, ये सब चीज़ें आपकी एक दो पूछी जा सकती हैं। तो इसके लेके आपको परेशान नहीं होना है। अब आ जा रहा है आपका OTT प्लेटफॉर्म्स। प्लीज़ यार अगेन बोलना चाहता हूँ, ये पूरा आर्टिकल कोई काम का नहीं है, सिर्फ चल रहा है आर्टिकल, बस देखते जाइए, ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइए। OTT क्या है? ये आपका ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल हमारे पास अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, ठीक है, ये सब चीज़ें जाके हम लोग देख लेते हैं, पिक्चर्स वगैरह, कोई वेब सीरीज़ वगैरह। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो आपका IT एक्ट की धारा 87 के तहत आपकी केंद्र सरकार ने कुछ नियम अधिसूचित किए थे। और याद रखना इसके लिए जो मंत्रालय काम करेगा वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा, इसके लिए काम करेगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ठीक है। अब देखते हैं कोड ऑफ एथिक्स। OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो सबसे अच्छी बात की गई थी, इन्होंने बोला था कि आपको 5 आयु निर्धारित की गई, मतलब जो यूनिवर्सल, मतलब कोई भी देख सकता है। एक होता है अंडर एडल्ट्स, ठीक है, मतलब ये होगा कि मतलब जो बड़े व्यक्ति हैं उनको क्या करोगा, उनकी नज़र में रहेगी तभी आप देख सकते हो। या आपकी अंडर एडल्ट 13+, ठीक है, अंडर एडल्ट 16 और आपका एडल्ट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी जो आपके अभिभावकीय नियंत्रण के लिए उन्होंने 3 श्रेणियाँ रखी, 7+, 13+, 16+ और A और EU। तो इस प्रकार से आपने 5 श्रेणियाँ देखने को रखी। और साथ ही साथ OTT प्लेटफॉर्म ने इस बात को भी कहा गया कि आपको जितने भी आपके कार्यक्रम या आपके कंटेंट है उनको वर्गीकृत रेटिंग भी प्रदान करनी होगी, ठीक है। मतलब पहले उपयोगकर्ता को अपने स्वविवेक से निर्णय लेने को सक्षम बनाने के लिए किसी कार्यक्रम के कंटेंट से संबंधित जितनी भी आपकी जानकारी है वो आपको क्या रखना होगा, प्रेजेंट करना होगा, ठीक है। और OTT प्लेटफॉर्म को कुछ बातें सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। पहली बात रखा गया, आप यदि किसी भी कंटेंट को न्यायालय या किसी विधि के अंतर्गत रोका जाता है तो आप उसको प्रसारित नहीं करेंगे। पहली बात बोला गया, यदि किसी भी जाति या बहुधर्मिक किसी भावना को ठेस पहुंचाते हैं आप उनको भी जारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसका सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण आप चयन करेंगे। मतलब आप उसको रोक नहीं सकते लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना होगा आपका जो कंटेंट है वो किसी प्रकार की आपकी संप्रभुता, अखंडता और जो आपकी सुरक्षा होती है इन सबको क्या करेगा, ध्यान में रख के होना चाहिए। और प्लस जो आपके कोड ऑफ एथिक्स जो आपकी बात की जाती है डिजिटल मीडिया पे समाचार एवं कंटेंट अफेयर्स के प्रसार, जो आपके प्रकाशक हैं उन पर भी क्या होगा, लागू होगा। और जो आपकी प्रेस परिषद अधिनियम के जो आपके आचार मापदंड है उनको भी आपको लाना होगा। बहुत सारे आपके कोड्स हैं जिनको आपको क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका शिकायत का निवारण तंत्र है तो इसमें इन्होंने 3 स्तर की बात की गई है। पहली बात है कि प्रकाशक स्तर की बात की जाए, दूसरा आपका सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी के तहत, और तीसरा होता है आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय के तहत जो आपका केंद्र सरकार की निगरानी में होगा। ये आपके 3 पिलर में आपकी क्या होगी, शिकायत का निवारण होगा। प्लीज़ अगेन बोलना चाहता हूँ, ये आर्टिकल आपने मन से पढ़ लेना, ये आर्टिकल से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। बस जहाँ से कुछ नहीं आने वाला यार, मैं पहले से बोल रहा हूँ, इसको हटाइए और इस टाइम को वेस्ट करने से अच्छा है जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वहाँ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए कि अदर रेगुलेशन क्या है। अदर रेगुलेशन में क्या है कि जो आपका आपातकालीन स्थिति में जो आपको सूचना को रोकने के लिए आपको पता है कि जो आपका एक्ट है, जो आपका 69A की जो धारा थी, ठीक है, उसको क्या करना, कंटेंट को प्रतिबंधित करना आवश्यक था, उचित है या नहीं, ठीक है। और एक बात है कि आपकी जानकारी उपलब्ध कराना जो कि आपकी करंट अफेयर समाचार पत्र में, जैसे क्यूटिक प्रशासन में, ठीक है, जो आपकी अदर मतलब कुल मिला के बात है जो ये आपके
लिखी गई ना बातें, ये कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जो ऊपर आपने नियम दिए हैं ना, उन नियमों के इतर भी कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, उन नियमों से भी हट के ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसके तहत आप इन पे क्या कर सकते हैं, नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, जिनके तहत आप इन पे काम कर सकते हैं। यदि मैं पूरे आर्टिकल को बोलूँ, पूरा आर्टिकल वेस्ट है। इस आर्टिकल में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। यदि आ रहा है तो करो, नहीं आ रहा तो मत करो। इसमें कोई भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना याद रखना, आईटी एक्ट 2000 की आपकी 87(2) जो आपका सेक्शन है वो किसके लिए तहत है। अब आपके आर्टिकल मेनली आपके उपलब्ध होंगे, ये आ रहे हैं जो आपकी मेनली आपके पॉलिटी के लिए उपलब्ध है। अब जो आर्टिकल है वो कहना चाहता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है। इसमें रहने वाला पहला आर्टिकल है वो है सुर्खियों में क्यों, ठीक है। आपको पता होगा जो अनलॉफुल एक्टिविटी आपका प्रिवेंशन एक्ट है, उसके तहत बोला गया कि जो गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि 2015 की तुलना में 2019 में इसके लंबित मामलों की संख्या, जो आपके संबंधित मामले हैं, करीबन उसमें 72% की बढ़ोतरी हुई। तो अब बात आ जाती है कि सर ये अनलॉफुल एक्टिविटी क्या है। नाम से पता चल रहा है जो लॉ के अकॉर्डिंग ना हो। मतलब इस समय क्या होता है कि यदि और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लॉ के से विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति काम करता है तो उसको रोका जाता है। जैसे पहले आपका चलता था टाडा और पोटा, ये दोनों कानून थे, बाद में इन दोनों कानूनों को हटा दिया। लेकिन इस समय कुछ स्टेट है जिन्होंने अपनी सेल्फ के भी कानून बनाए। एक का नाम है माकोका जो कि आपका महाराष्ट्र का है, ऐसे ही आपका JCTOC जो आपका गुजरात का है, ठीक है। और वर्तमान में ये दोनों प्रभावी है, लेकिन ऊपर जो टाडा और पोटा थे वो दोनों को हटा दिया। लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो मुझसे कहा था कि ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट है ये क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं ये क्या है। अब क्या हुआ, जो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के बारे में बच्चों इस बात को समझना कि क्या हुआ कि 1967 की बात है कि जब पहली बार इसमें से बात रखी गई कि यदि कोई व्यक्ति विरुद्ध विधि मतलब कानून के विरुद्ध यदि कोई काम कर रहा है तो उसको रोका जाना आवश्यक है, ठीक है। इसमें कैसे रोका जाना जरूरी है, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति हो या फिर कोई संगठन हो, और यदि कोई भारत के राज्य क्षेत्र में कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि भारत की संप्रभुता अखंडता को बाधा पहुंचा रहा है तो उसको अनलॉफुल एक्टिविटी में रखा जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति या संगठन को क्या कर सकती है, आतंकवादी घोषित कर सकती है। व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने से ये बात हो जाती है कि यदि इस व्यक्ति, जैसे आपका ये संगठन था XYZ, इसमें 3 व्यक्ति थे, ठीक है। तो यदि इसका एक व्यक्ति को यदि व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर दिया तो ये चाहे जितने भी संगठन बना दे वो अपने मन से क्या हो जाएंगे, आतंकवादी संगठन ही माने जाएंगे। लेकिन यदि केवल संगठन को यदि आपने मतलब घोषित किया आतंकवादी, तो बात ये होगी यदि ये व्यक्ति निकल के दूसरा संगठन बना देता ZX, तब ये आतंकवादी नहीं माना जाता। तो इस तरीके से क्या होगा कि व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने से क्या हो गया, जो आपकी डायमेंशन थी और ज़्यादा ब्रॉड हो गई। इसमें आतंकवादी के काम क्या माने गए, जो कि आतंकवादी व्यक्ति आतंकवादी घटना में काम कर रहा है, स्वयं को तैयार कर रहा है, ये उसको बढ़ावा दे रहा है, या अन्यथा जो अन्य आपके आतंकवाद की घटनाओं में क्या लिप्त है, उन दोनों को क्या किया गया, दोनों को क्या किया गया, आपके आतंकवादी ही माने गए। इसमें क्या हुआ कि केंद्र सरकार को आपके गैर कानूनी घोषित करने या संगठनों को आपके अंतर्राष्ट्रीय अखिल भारतीय स्तर पर क्या करना, प्रतिबंधित करने की क्षमता दी गई। और प्लस जितने भी आपके व्यक्ति या संगठन हैं, यदि उनको एक सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान दिया गया, क्योंकि नेचुरल जस्टिस होना चाहिए। नेचुरल जस्टिस से कहता है कि उस व्यक्ति को अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि भारतीय नागरिकों विदेशी नागरिकों, ये दोनों के लिए है, ठीक है। यदि भारत के बाहर यदि विदेशी भूमि पे, यदि पाकिस्तान पे, यदि भारत के विरुद्ध में यदि कोई काम किया जा रहा है तो वो भी आपके आतंकवाद की श्रेणी में माना जाएगा। और इसके तहत जो आपकी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो क्या होगी, हेड होगी। अब एक बात कहेंगे कि सर जब 1967 में ये सब बना तो क्या उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुए? डेफिनेटली हुए। पहला आपका जो संशोधन 2004 में देखने को मिला, जिसमें बोला गया कि यदि पैसे जुटा कर यदि कोई व्यक्ति आतंकवाद को समर्थन दे रहा है तो वो भी आपके आतंकवादी की श्रेणी माना जाएगा। और 2008 में इसके दायरे को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। 2012 में आपकी आर्थिक सुरक्षा के समक्ष यदि कोई व्यक्ति जोखिम पैदा कर रहा है तो उस अपराध को भी आतंकवादी कृत्य के तौर पर रखा गया। और 2019 में जो सबसे बड़ा आपका संशोधन हुआ, उस संशोधन में इस बात को रखा गया कि यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी के रूप में तुरंत नामित हो जाएगा और एक व्यक्ति को भी और एक व्यक्तियों के समूह को भी हम लोग आतंकवादी के रूप में नामित कर सकते हैं। और जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसका जो व्यक्ति है, जो उसका अधिकारी है, उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके NIA के आपके महानिदेशक की क्या होगी, स्वीकृति आवश्यक होगी। पहले आपके पुलिस के महानिदेशक की आवश्यकता होती थी, अब NIA के महानिदेशक की स्वीकृति क्या होगी,
आवश्यक होगी, और इसके तहत आपके इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक वाले जो एनआईए के अधिकारी हैं उसको क्या किया गया, अधिकृत किया गया। इस तरीके से आपका पूरा आपका क्या हुआ, सिस्टम चला। अब आ जाता है आपका पब्लिक इंटेंट डेटा। पब्लिक इंटेंट डेटा मतलब कुल मिला के समझना कि एक रिपोर्ट है जिसका नाम है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने जब इस रिपोर्ट को जारी किया तो उसमें एक टॉपिक था, जिस टॉपिक का नाम था आपका पब्लिक इंटेंट डेटा। ठीक है, पब्लिक इंटेंट डेटा क्या है, सबसे पहले इस बात से समझें, इसके लिए अच्छा होगा पहले हम इस रिपोर्ट को समझें। रिपोर्ट आपकी फिर से बोलना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, हमने टेलीग्राम चैनल में भी इसके एमसीक्यू लगवाए हुए हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसके तहत मतलब लोक हित से संबंधित आपकी जो क्षमता होती है कि कैसे पब्लिक इंटेंट डेटा सामाजिक क्षेत्र की आपकी परिवर्तनकारी भूमिका को निभा सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि पब्लिक इंटेंट डेटा है क्या। पब्लिक इंटेंट डेटा की कुल मिला के ये होता है कि पब्लिक इंटेंट डेटा में आपकी जितने भी आपके निष्पादन, निगरानी और मूल्यांकन के विषय में लोगों को सूचित करने या फिर अन्य गतिविधियों के माध्यम से जल कल्याण के उद्देश्य से जो डेटा को क्या किया जाता है, एकत्र किया जाता है। जैसे कि आपका प्रशासनिक डेटा, आप कभी जाते होंगे रजिस्ट्रार में, कौन व्यक्ति जन्म ले रहा है, किसकी विवाह हो रहा है, किसकी मृत्यु हो रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब आपके पूरे रिकॉर्ड डेटा आ जाते हैं। कुछ ऐसा पब्लिक इंटेंट डेटा ऐसा भी हो जाता है जो कि आपकी जनसंख्या के बारे में बताता है, जैसे आपकी जनगणना वगैरह होती है जो आपकी जनसंख्या की जानकारी हर 10 साल में ली जाती है। कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो कि आपके छोटे छोटे सैंपल ले जाते हैं। चौथा हो जाता है कि कुछ नागरिक क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई अपना सामान लेने जाते हैं मार्केट में, वो भी हमारा मशीनों से क्या हो जाता है, आपका डेटा सर्जित हो जाता है। और कुछ आपका जियोलॉजिकल जो आपका डेटा होता है। तो जितना भी आपका डेटा है ना, ये जितना भी डेटा है, इस डेटा को क्या किया जाता है, कल्याण किया, मतलब जब इस डेटा को पब्लिक के मतलब जन कल्याण के लिए उद्देश्य से पूरा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तब उसको पब्लिक इंटेंट डेटा कहते हैं। मतलब कि जब सरकार या फिर कोई भी ऐसा डेटा जो कि सरकारी कार्यालयों के लिए पूर्वापेक्षा के लिए काम किया जाता है, जैसे कि हमें किसी भी जगह का मिड डे मील शुरू करना, तो मिड डे मील शुरू करने से पहले हमें वहाँ का पता करना होता है कि उस स्कूल में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं। तो ये डेटा कंप्लीट किया जाता है। कैसे कंप्लीट करोगे कि वहाँ की जो ग्राम सभा होगी, उस ग्राम सभा के जितने भी लोग रजिस्टर्ड होंगे उससे पता हो जाएगा कि कितने बच्चे हैं, उनके कितने नहीं है, तो पूरा डेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, उस डेटा का उपयोग किया जा सकता है जनता के उद्देश्य से। लेकिन पब्लिक डेटा में अंतराल है। ठीक है, अंतराल ये है कि पब्लिक डेटा में कुछ समस्या ये है कि पहली बात है डेटा असुरक्षित है। मतलब जैसे आपका आधार का डेटा है, कई बार आपने देखा होगा वो चोरी हो जाता है। अपर्याप्त कवरेज है, अपर्याप्त कवरेज मतलब उसकी जो डायमेंशन है वो पूरी तरह से कवर नहीं होते। मतलब आपके पास केवल लिंग है, आपके पास आयु है, लेकिन कभी आपने उसके ज़्यादा आपने जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति कैसी है। फिर आपने ये किए भी कि डेटा का प्रयोग करने में कठिनाई हो रही है। अभी भी ऐसे फॉर्मूले पूरी तरह नहीं बनाए हैं ताकि उसका पूरी तरह यूटिलाइज किया जा सके। और डेटा की निम्न गुणवत्ता ये है कि कई बार डेटा फेक भी देखने को मिला, सच नहीं था डेटा में। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल ये कहना चाहता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड में पहली बात समझते हैं कि सुर्खियों में क्या रहने वाला है। सुर्खियों में रहने का कारण यह है कि केंद्र सरकार ने क्या किया, जो आपके प्रवासी भारतीय नागरिक थे उनके कार्ड्स को पुनः जारी करने के संबंध में कुछ आपके मापदंडों में छूट दिए। क्या होता है कि जो 20 साल से 50 वर्ष की उम्र होती है, इसमें हमारा चेहरा होता है वो बदलता नहीं है, लेकिन इसके पहले चेहरे में बहुत बार परिवर्तन होता है, इसके बाद भी होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका ओवरसीज जो आपका सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, सबसे पहले समझिए होते कौन है। ऐसे भी लोग होंगे जिनके बाप और दादे भारत में कभी रहते होंगे, लेकिन इनके जो बच्चे हैं वो सब विदेशों में रहने लगे और वहाँ पे विदेशों की नागरिकता ले ली। लेकिन यदि उनके साथ अपने रिश्तों को अच्छा रखता है तो इससे भारत को ही फायदा होगा। कुछ कहानी यहाँ पर भी ऐसी हुई कि 20 वर्ष के पहले जितने भी आपके ऐसे भारतीय मूल के ऐसे लोग हैं, उन सभी को अपना जो मतलब अपना क्या करना होगा, कोई भी यदि कार्ड है उस कार्ड तक आपको क्या होगा, आपको हर बार आपको कार्ड नया लेना होगा। ठीक है, और आपके 20 से 50 वर्ष के बाद आपको कार्ड में कोई भी छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार क्योंकि आपका चेहरा तो कभी बदलेगा नहीं। लेकिन 50 वर्ष के बाद आपको फिर से आपको क्या होगा, एक आपको नया पासवर्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ गया कि OCI, तो इस तरीके से आपके जो OCI कार्ड का किस लेवल पे किसका आपका नवीनीकृत कराना है, कब नहीं कराना है, तो ये आपके पास पूरी जानकारी है। अब बात आती है कि OCI कौन है। भैया आपके बताते हैं कि आपके सिटीजन एक्ट 1955 में आपको पता है कि आपके 7A के तहत आपके OCI कार्ड धारक के पंजीकरण की व्यक्ति की बात की गई थी। इसमें उन लोगों को रखा गया
जो क्या है, जो आपके विदेशी नागरिक हैं, ऐसे विदेशी नागरिक जो कि इस समय पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य देशों से के नागरिक नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देशों के नागरिक नहीं, लेकिन ऐसे विदेशी नागरिक हैं जिनके बाप दादा दादी कभी भारत के नागरिक रहे थे। ठीक है, या फिर उसके नागरिक बनने के पात्र थे। अब आते हैं इसके क्या लाभ होते हैं। जब किसी को ओसीआई कार्ड धारक मिल जाता है तो उसके लिए आप कई बार अपने जीवन में आजीवन वीजा पा सकते हैं। ठीक है, आपको कई दिनों तक रहने के लिए आपको पंजीकरण की छूट दी जाती है, और साथ ही साथ आपको आर्थिक वित्तीय लाभ और दिए जाते हैं। आपके बच्चे भी वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जो आपके कृषि और बागान, आपकी जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, आप मतलब एग्रीकल्चर और जो आपकी बागान होती है, उन सब परिसंपत्तियों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। लेकिन बाकी आप जगह भूमि का मतलब बाकी जगह आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप बच्चों को गोद ले सकते हो। अपनी जो वर्तमान समय में जो हमारे भारतीय नागरिकों को जो अपनी छूट दी गई हैं, उनका भी आप नर्स, चार्टेड अकाउंटेंट पेशा अपना सकते हो। प्लस आप जो आपके ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट है, जो आपकी अन्य परीक्षाएं हैं, आप उनमें भी शामिल हो सकते हो। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो आपके राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपके अभयारण्य होते हैं या फिर स्थल होते हैं, वहाँ पे आपके शुल्क को लेकर आपके भारतीय नागरिकों के समान सुरक्षा मतलब सुविधाएं दी जाती है। जैसे कि आप ताजमहल देखने जाओ, जो विदेशी लोग हैं, हो सकता है उनके लिए 2000 का टिकट हो, और अपने देशों के लिए 250 का टिकट हो। जब ये लोग आएंगे तो उनको केवल 250 देने होंगे, क्योंकि वो भारतीय मूल के लोग ओसीआई कार्ड धारक होंगे। तो इस तरीके से कुछ ऐसी व्यवस्था दी जाती है। ओसीआई कार्ड धारकों पर कुछ प्रतिबंध होते हैं। कैसे प्रतिबंध होते हैं? पूर्व अनुमति के बिना ये लोग किसी भी मिशन या फिर पर्वतारोहण या फिर पत्रकारिता या फिर ऐसी गतिविधियों का निष्पादन नहीं कर सकते। जैसे कोई आपके प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, वहाँ पे भ्रमण करने के लिए इनको परमिट की आवश्यकता होती है। भारत में ये मतदान नहीं कर सकते, किसी भी सार्वजनिक पद को धारण नहीं कर सकते। प्लस इनके पास कोई भी संवैधानिक पद को धारण करने की भी अनुमति नहीं होती है। अब आती है कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़। कुछ अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ में जो पहली न्यूज़ है वो है नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक। सबसे पहले समझना कि जो नीति आयोग है, ये आपका संविधानेतर बॉडी है। संविधान से इतर मतलब कुल मिला के बात है कि ये इसको एक एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के साइन के नाम पे इसको क्या किया गया, इसका गठन किया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इसका क्या होता है, इसकी अभी एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक का नाम था आपकी शासी परिषद की बैठक। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि शासी परिषद है क्या। शासी परिषद में जिसका अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। इसमें आपके मुख्यमंत्री, आपके अदर जो आपके गवर्नर, उपराज्यपाल वो सब शामिल होते हैं, जहाँ पे मुख्यमंत्री मौजूद नहीं है। ये आपके उन कार्यों पे मतलब चर्चा करते हैं जो कि आपके अंतर क्षेत्रीय या फिर अंतर विभागीय होते हैं। ठीक है, इसका यदि कुल मिला के यदि बात बोलें तो इसका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो भूमिका है और राज्यों की सक्रिय भागीदारी, इनका मुख्य उद्देश्य है। बाकी आप पूरे आर्टिकल में कुछ नहीं है, बस इतने ही आपको पढ़ने की जरूरत थी। अब आ जाता है आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स। डेमोक्रेसी इंडेक्स जो जारी किया जाता है वो आपका इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। भारत में का जो स्थान है वो आपका 53rd है, और भारत को दोषपूर्ण लोकतंत्र की श्रेणी में रखा गया। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो आपके भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग है, ये आपके संवैधानिक निकाय हैं। ठीक है, और इन पर जो सरकारी कर्मचारी और जो आपके नौकरशाह हैं उनको क्या किया जा सकता, नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं जरा इन इलेक्शन जो आपके कमीशंस हैं इनके बारे में। सबसे पहले समझिए, जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और उसकी सहायता करने के लिए कुछ आपके निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और एक आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ये दोनों आपके सेंटर के ही होते हैं। सेंटर में जो चीफ होता है वो ये होता है, और उसके जो सहायक होते हैं वो ये होते हैं, और ये आपका स्टेट का है। इन दोनों की जो नियुक्ति होती है बच्चों, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन यहाँ पे नियुक्ति राज्यपाल करता है क्योंकि स्टेट का है। इसका मुख्य, यदि इसको हटाया जाता है, ये आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के तरह ही इसको हटाया जाता है। लेकिन जो निर्वाचन आयुक्त है इसको हटाया जाता है चीफ इलेक्शन कमीशन की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति के लिए ये अनुशंसा बाध्य नहीं है। प्लीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और ये आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलने वाला। अनुशंसा बाध्य नहीं है, ठीक है, याद रखना। राष्ट्रपति हटाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहा तो हटा ही देगा, कोई बाध्य परामर्श नहीं है। यहाँ पे हटाने का भी ठीक उसी तरह जिस तरह से न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष की आयु, ये आपका चीफ इलेक्शन कमीशन के समान ही। यहाँ पे क्या होता है, राज्यवार भिन्न भिन्न होती है, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं होता। यूपी में अलग हो सकता है, एमपी में अलग हो सकता है। यदि शासनादेश की बात की जाए तो जितने भी आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा,
और विधानमंडल जिसमें विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, ये छहों के क्या करता है, चुनाव कराता है। और यहाँ पे क्या करता है, ये कराता है आपका नगर निकाय और आपके पंचायत के। इनडायरेक्टली याद रखना, जो ये है ना, ये पॉइंट है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जो ये है ये एक ही चीज़ है और ये अलग चीज़ है, ठीक है। अब आ जाता है आपका त्रिभाषा नीति। अभी गृह मंत्रालय ने बोला है कि जो आपका 3 भाषा की जो नीति है उसको लागू नहीं किया जा सकता। जो आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत आपकी द्विभाषी नीति को लागू किया गया। सबसे पहले आपकी जो त्रिभाषा नीति थी वो जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो आपकी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी 1968 के तहत लाई गई थी। इसके तहत भाषा थी कि 3 भाषाएं आपको सिखाई जाएंगी। पहला आपका क्या आ जाएगा, अंग्रेजी, हिंदी, और एक आपकी अन्य राज्यों की क्षेत्रीय भाषा। तो इस तरीके से आपकी त्रिभाषा नीति आई गई थी। अभी रिसेंटली एक आया है कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। ये न्यूज़ में क्यों रहा, बच्चों इस बात को समझना। अभी आपको पता है किसान आंदोलन हुआ था, उसमें किसान की मृत्यु हो गई, उसके शव को क्या किया गया, तिरंगे से लपेट दिया गया। जब तिरंगे से लपेटा गया तो उसमें बोला गया कि जो तिरंगे से लपेटना एक गलत है, क्योंकि तिरंगों से लपेटने का केवल 2 ही चीज़ों को है, एक आपके राष्ट्रपति, जो आपके उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कैबिनेट मंत्री या फिर मुख्यमंत्री, ठीक है, और या पे आपके सशस्त्र बल या पे आपके अर्धसैनिक बल, यही आपके लपेटे जा सकते हैं। लेकिन आपने यदि किसान को लपेटा है तो एक समस्या पैदा हो गई। समस्या इस बात की पैदा हुई कि उन्होंने बोला कि आपने जितना भी ये सब काम किया है ना, ये आपने एक कानून का उल्लंघन किया है जिसका नाम है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। इसमें क्या किया गया, जो आपके राष्ट्रीय ध्वज, संविधान, राष्ट्रगान, यदि आप भारत के मानचित्र का यदि अपमान करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एक बार याद रखना, एक टर्म यूज किया जाता है, राजकीय अंत्येष्टि। राजकीय अंत्येष्टि का मतलब ये होता है जब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या फिर मुख्यमंत्री, यदि कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसके लिए बाकायदा उनको राजसीय सम्मान के साथ उनका क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। अब आ जाता है आपका भारतीय झंडा संहिता। आपकी 2002 के तहत यही नियम बनाए गए थे कि आपको किस तरीके से झंडे को फहराना है। और आपका आर्टिकल नंबर 51 एक भी इस बात को बोलता है मूल कर्तव्यों में कि आपको भारत के जो गौरव है उनका क्या करना होगा, सम्मान करना होगा। अब एक टर्म आता है परिणाम आधारित बजट। बस इस बात को याद रखिए, यहाँ पे पहली बात याद रखना कि झारखंड ऐसा हुआ है जिसने प्रथम परिणाम आधारित बजट को प्रस्तुत किया है। परिणाम आधारित बजट क्या होता है, परिणाम आधारित बजट होता है कि जो आपके सभी सरकारी कार्यक्रमों के परिणामों को माप करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किस पे व्यय दिया जाना चाहिए और किस पे व्यय नहीं देना चाहिए। और प्रत्येक मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रारंभिक परिणाम आधारित बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात वित्त मंत्रालय उन सभी को क्या करता है, संकलित करता है। मतलब कुल मिला के हर मंत्रालय क्या करता है, अपने परिणाम आधारित बजट को रखता है, बाद में वित्त मंत्रालय उसको क्या करता है, पूरी तरह से इंटीग्रेट करता है। यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है, आउटले। आउटले का मतलब ये होता है कि यदि आपने किसी जगह शिक्षा में आपको 10 रुपये खर्च करने थे तो आपने 10 रुपये खर्च किए, यह आपका हो जाता है परिव्यय। एक आ जाता है आउटपुट। आपने जब 10 रुपये खर्च किए तो केवल 2 ही बच्चों ने क्या की, आपने देखा कि आपके 5 बच्चों ने आपकी क्या की, स्टडी को पूरा किया। 5 बच्चों ने शिक्षा में की स्टडी को पूरा किया, ये कहलाता है आपका आउटपुट। लेकिन क्या वास्तव में 5 बच्चों ने आपकी स्टडी पूरी की? ये ऐसा भी हो सकता है कि 5 बच्चों में 3 बच्चों ने नकल करके पास की और 2 बच्चों ने मेहनत से काम किया। तो जो 2 बच्चे कहलाए ये आपके आउटकम कहलाए। यही आपका तीनों में एक डिफ्रेंशिएट करना चाहता था। अब हो जाता है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी हरियाणा सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करेगी। तो सबसे पहले समझिए कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। कुल मिला के याद रखना, आर्टिकल नंबर 164(2) के तहत रखा गया है, जो मंत्रिपरिषद होता है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो आपका संपूर्ण मंत्रिपरिषद के तहत ही लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के तहत नहीं लाया जाता। अविश्वास का मतलब ये होता है कि यदि वो लाया जाता है तो आपको बताना होता है पूरे सदन में आके कि हमारे साथ कितने विधायक या फिर कितने सांसद हमारे साथ खड़े हैं, तभी हम सत्ता में आप रह पाते हो, वरना आपको हटा दिया जाता है। यहाँ पे लोकसभा में यदि आपको लाना है तो 50 सदस्यों को पहले से उसको क्या दिया जाता है, समर्थन दिया जाता है, ठीक है। और राज्यों में इनकी संख्या पहले अलग अलग हो सकती है, क्योंकि किसी भी प्रस्ताव को ऐसे नहीं लाया जा सकता ना, उसके लिए नीचे आधार देना होता है। यदि लोकसभा में शुरू करना चाहते हैं तो 50 सदस्य उसमें साइन करके देंगे। यदि
अदर स्टेट्स में सॉल्व करना है, जैसे यूपी, बिहार, तो यहाँ पे संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि आपकी विधानसभा की में जो सदस्यों की संख्या है वो क्या है, अलग अलग है। अब बात आ जाती है आपके, और एक बार यदि ये पारित हो जाता है तो आपकी सत्ता क्या हो जाती है, गिर जाती है। अब आ जाता है आपका चुनावी बॉन्ड। चुनावी बॉन्ड में क्या हुआ कि जो आपका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, उसने एक याचिका दायर करते हुए अपनी चिंता को व्यक्त किया। उसने बोला कि ऐसा भी हो सकता है जो शेल कंपनी होती है वो राजनीतिक दलों को गलत तरीके से चंदा दे रही हो और अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल रही हो। तो सबसे पहले समझिए कि सेल कंपनी कौन सी होती है। एक ऐसी कंपनी जो वास्तव में कंपनी है ही नहीं, इनका कोई काम नहीं होता है, इनका काम सिर्फ दिखावा होता है कि देखिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो कागजों में काम चल रहा होता है, वास्तव में कोई काम नहीं चल रहा होता है। ये केवल व्हाइट मनी और ब्लैक मनी का खेल होता है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, जरा इस बात को देखिए, चुनावी बॉन्ड क्या होते हैं। चुनावी बॉन्ड आपके, इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। ये आपके 1,000 से लेके 10,000, फिर आपका 1 लाख, फिर 10 लाख और फिर 1 करोड़, कुल 5 आपके मूल्यों के बॉन्ड होते हैं। इसमें से कोई भी आप एक बॉन्ड खरीद सकते हैं। जैसे मुझे 1,000 रुपये का बॉन्ड खरीदा, क्योंकि मैं अपनी औकात के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ तो नहीं खरीदूंगा, तो वो 1,000 का बॉन्ड क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसको मुझे 15 दिन के अंदर किसी भी पार्टी को देना होगा, ठीक है। ये क्या होगा, कोई भी नागरिक या फिर कोई भी निगमित निकाय भारत में खरीद सकता है। जैसे वो 1,000 का उसने बॉन्ड खरीदा, वो क्या करेगा, उस पार्टी को 15 दिन के अंदर दे देगा। और ये ये कब खरीदे जा सकते हैं, ये आपके जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अगस्त के 10 जो आपके 10 दिन होते हैं आपके प्रति माह के, ये क्या कर सकते हैं, उस समय आपके खरीदे जा सकते हैं। और जैसे ही आप खरीदेंगे, वो आपको 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति तक देना भी है, और वो पार्टी क्या करेगी, वो आपके बॉन्ड को क्या करेगी, जमा कर देगी। लेकिन ये सभी लोग यूज नहीं कर सकते, केवल वही लोग यूज कर सकते हैं जिनको 1% वोट मिला हो। आपके आरपीए एक्ट की धारा 1951 29A के तहत जो पंजीकृत है, जो आपकी पार्टीज हैं उनके तहत। एक है, इन्होंने कुछ अपनी गलतियां की होंगी विजन आईएएस ने। पहली उन्होंने बात को लिखा है कि हमने जो शंकरी प्रसाद बाद है वो आपका 1961 में हमने लिख दिया था, वो गलत है, हम 1951 में आया था, जो इन्होंने लिखा सही वर्ष। दूसरा बात, इन्होंने इस बात को लिखा है कि जो आपका 124A है, ये क्या करता है, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का क्या करता है, का निर्देश देता है कि न्यायाधीश हटाया कैसे जाएगा। लेकिन उसका पूरा प्रोसेस क्या होगा, आपकी मतलब विस्तृत प्रक्रिया कौन सी होगी, वो आपका 124A नहीं बताता, वो आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बताता है, ठीक है। इस तरीके से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। जल्दी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नमस्कार।